ऐसा होता है कि मेरा ट्वीट में मैंने फर्स्ट लाइन मैंने ये लिखी थी कि 10 years ऑफ माई हार्ड वर्क हैज़ एंडेड इन एशेस। तो उसमें बहुत ही अच्छा किसी ने कमेंट करा, उसने बोला कि वो जो एशेज़ हैं वो एक विभूति की तरह है जो आप अपने माथे पे लगाइए, जो आपके एशेज़ में आपका हार्ड वर्क है वो अपने माथे पे लगाइए, मतलब कि वो आपके साथ हमेशा है एंड उसको यूज़ करके यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स इन ए पॉजिटिव वे फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री एंड फॉर द मासेस। तो आप भी अपने जो हार्ड वर्क आप करते हैं उसको, अगर आपको असफलता भी मिली है तो उसको अपने माथे पे लगा के आगे बढ़िए और ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ रजत सर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल यूपीएससी में लगाए, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी नहीं निकल पाया। सर ने 6 अटैम्प्ट दिए और इस बार 2021 की जो यूपीएससी एग्जामिनेशन हुई थी ये वो इनकी लास्ट अटैम्प्ट थी। रजत सर का ये मानना है कि यूपीएससी ज़िंदगी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये रजत सर का मानना है। इस फेलियर के बावजूद सर चार्ज्ड हैं, सर मोटिवेटेड हैं और इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप सभी एस्पिरेंट इनसे बहुत कुछ सीखें, क्योंकि आज सर बहुत कुछ आप सभी के लिए बताने वाले हैं जो आपको मोटिवेट करेगा। सर, जब फेलियर मिलती है ऑब्वियसली बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद उठना और आगे बढ़ना ये आप में कैसे आया और आप इतने मोटिवेटेड अभी भी कैसे हैं? शुक्रिया कि आपने मुझे कवर किया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि मेरी आप स्टोरी एज ए जो एस्पिरेंट्स नहीं हुए उसमें से मेरी स्टोरी आप हाईलाइट करके बता रहे हैं एंड अगर किसी को भी मोटिवेशन मेरे थ्रू मिलेगी तो ये मेरा शुक्रिया उन सबको। मैं ये बोलूँगा कि मैंने हमेशा से इस एग्ज़ाम को जब प्रोसेस में था तब पूरी शिद्दत से किया, जितना कर सकता था अपनी पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग किया। तो एक प्राइमरी चीज़ तो यही है कि उस चीज़ का कभी कोई रिग्रेट नहीं है, उस चीज़ की हमेशा से यही खुशी है कि पूरा प्रोसेस में किया और प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें सीखी। और बात रही कि मोटिवेटेड रहने की और अभी भी मोटिवेटेड रहने की, वो प्रोसेस में नहीं सिखाया। ऐसा नहीं था कि जब शुरुआत करी तब इतने मैच्योर थे या इतनी मैच्योरिटी थी। प्रोसेस की जर्नी में पता लगा कि हाँ ये इसमें फेलियर्स भी आते हैं, ठीक है। जब फेल होते थे उसके बाद ऑप्शंस देखते थे कि क्या क्या ऑप्शंस और अवेलेबल हैं, तो वो कंटिन्यू अभी तक कर रहा है कि वही चीज़ की बैकिंग्स की हाँ ऑप्शंस भी अवेलेबल बहुत होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड आगे लाइफ अभी बहुत लंबी है। आज ही निराश हो गए तो अगले जितने भी ज़िंदगी है उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा से अच्छा करने की चाह है, तो वो चीज़ आज भी कंटिन्यू हो रही है। सर, ऐसा कहते हैं कि यूपीएससी में कुछ प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है, अनप्रेडिक्टेबल है, इसको आप कैसे देखते हैं? और लक, एक लक वाली बात भी होती है कि लक फेवर करेगा तो आप क्रैक कर सकते हो, तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ओवर एम्फोसिस लक पे या डेस्टिनी पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। द हार्डर यू वर्क द बेटर योर लक गेट्स, ठीक है। एंड स्मार्ट वर्क की ज़रूरत हमेशा रहती है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, आपका सर्कल कैसा है उस वक्त, आप कैसे गाइडेंस आपको मिल रही है, आपकी मेंटरशिप ठीक है, आपको सही तरीके से राह पता लगी हुई है एंड आपने अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपर्स की कॉपीज़ आपने कोर पकड़ लिया थोड़ी सी, क्योंकि हर एक प्रोसेस में थोड़ी ना थोड़ी चाबी है। ऐसा नहीं है कि हम बैठ रहे हैं और वहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन कोई सिलेक्ट हो रहा है। दे हैव डन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क और उन्होंने कुछ ना कुछ एक लाइन में
पाथ फॉलो करा है तो वो निकल रहे हैं। एंड तो हम इसको ओवर एम्फोसिस लक पे नहीं दे सकते। हाँ, थोड़ा बहुत तो किसी भी चीज़ में लक चलेगा। अगर हम किसी भी लाइफ में कोई भी काम करेंगे उतना लक तो हर जगह चाहिए ही होता है, तो वो उतना ही है। सर घर में आपके कौन कौन है अभी? मेरे फादर हैं, मदर हैं और मेरे सिस्टर हैं। मेरे फादर अभी रिटायर हो चुके हैं जेके बैंक से। मेरी मदर पीएनबी बैंक में काम कर रहे हैं अभी। एंड मेरी सिस्टर जेके फाइनेंशियल सर्विसेज में वर्क कर रहे हैं। तो जब ये पता चला कि आप नहीं निकल पाए तो उस वक्त जो आपकी सिचुएशन थी ऑब्वियसली समझ सकते हैं, बट घर में पेरेंट्स का मतलब क्या रिएक्शन था आपके लिए? पेरेंट्स हमेशा से मेरे साथ सपोर्टिव ही रहे हैं। उन्होंने हमेशा मेरे बिलीव करा है मेरे क्रेडेंशियल्स पे, मेरे काम पे और मेरे हार्डवर्क पे। एंड हमेशा से इन ऑल फॉर्मेट्स उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। जब मेरा रिज़ल्ट नहीं आया तो ऑब्वियसली उनको भी बुरा लगा होगा, तो उन्होंने बट एज सच मुझे स्ट्रांग रखने के लिए शो नहीं करा। उन्होंने यही दिखाया कि अब ये प्रोसेस हो गया, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ढूंढो आपने क्या करना है। आप ये देखो कि अब आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, इस चीज़ को भूल जाओ, ये जो आपने दे दिया, अब देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड यूपीएससी एंड उसकी तरफ आप बढ़ना शुरू करें। जितना जल्दी बढ़ोगे उतना अपने लिए अच्छा रहेगा और सबके लिए अच्छा रहेगा। हर एक इंसान को इसमें कुछ ना कुछ वे में इश्यूज आएंगे। मेरा ऐसा था कि मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं रहा हुआ था, तो जब आप बाहर आते हैं, कोचिंग लेते हैं या एडजस्ट करना शुरू करते हैं, आपको इनिशियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं थोड़ी सी। आप एडजस्टमेंट में इश्यूज आते हैं आपको, ठीक है, आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। उसमें आपको थोड़े से स्टार्टिंग में आपको हेजिस्टेंसी होती है, आप स्टबर्न होते हो अपने एक्ट्स को लेके, वहाँ पे इश्यूज आते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका लाइफ में ऐसा पाथ रहा होता है, आपने ज़्यादा ओपिनियंस नहीं लिए होते, ठीक है, आप जो कर रहे थे हमेशा अच्छा चल रहा था, तो उस चीज़ में था कि किसी से कैसे इंटरेक्ट करना है, सोशल कम्युनिकेशंस में थोड़े इश्यूज थे। तो उन सब को बट विद टाइम एंड विद स्ट्रगल जितनी ज़्यादा होती गई, तो उन चीज़ों का ये है कि वो चीज़ें सॉल्व होती गई। वो नेचुरली अच्छा इंप्रूवमेंट उन एरियाज़ में आती गई, आपकी सोशल कम्युनिकेशन, सोशल बिहेवियर, आपका पढ़ाई में आपको लोगों से हेल्प मिलनी स्टार्ट होगी। आपको पता लग गया अच्छा ये बुक्स करनी है, ये नहीं करनी है। आप लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करा कि कोई देयर वर पीपल जिनके हमेशा से प्रीलिम्स क्लियर हो रहे थे, तो मैंने उनसे पूछना शुरू करा कि कैसे आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा ऑब्जॉर्व करना शुरू करा, तो उससे इंप्रूवमेंट्स आई। फिर कुछ मेंटर्स आपको मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, एंड उन पे आपको विश्वास करना पड़ता है, आपको उनकी बातें सुननी पड़ती हैं एंड जाके एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। चाहे वो आपको गलत मतलब कि जब वो आपको डांट आपके बेनिफिट के लिए रहे हैं, चाहे वो आपको डांट रहे हैं, उस डांट को सुनना पड़ता है उस वक्त, ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। एंड डेली आपके अंदर वो एक हमेशा से अंदर से एक आवाज़ होनी चाहिए कि मुझे इम्प्रूव करना ही करना है। आज मैं उठा हूँ तो मुझे इम्प्रूव करना है प्रोसेस में। जिस दिन ये इम्प्रूवमेंट की आवाज़ आनी बंद होती है उस दिन ये प्रोसेस छोड़ देना चाहिए। उस दिन यू शुड लुक फॉर समथिंग एल्स, क्योंकि अगर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तो आप कैसे सक्सीड करेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। फाइनेंशियल भी आपको लगता है कुछ इश्यूज आने शुरू होते हैं। देन इनिशियली आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, आप अपने पीयर ग्रुप से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि यार अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में गया होता तो आज मैं यहाँ होता, अगर मैंने उसके बाद MBA करी होती तो मैं यहाँ होता, अगर मैंने वो सरकारी नौकरी की तरफ ट्राई करा होता तो मैं वहाँ होता। तो ये चीज़ें हमेशा रहती थी इनिशियली, बट फिर इंसान को एट द एंड मैच्योरिटी यही आती है कि हर एक की लाइफ पार्ट डिफरेंट है, हर एक की जर्नी डिफरेंट है। मैंने ये चूज़ करा है, इफ़ इट क्लिक्स तो ये मेरे को अप्रिसिएशन होएगी, इफ़ इट डजेंट तो ये मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इसको इम्प्रूव करने की। इसमें आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होता है। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आपको चाहे फोर्सफुली आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट आपको पढ़ना पड़ता है तो आपका रीडिंग स्किल इम्प्रूव होता है। आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं तो दैट इम्प्रूव्स योर राइटिंग स्किल। उसके बाद जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है। तो ये तो ब्रॉड एक हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी के बेसिक फीचर्स हैं, वो आप इम्प्रूव करते हैं। देन यू गेट फेल्ड, आप फेल होते हैं, आपको उस फेलियर को ओवरकम करने के लिए अपनी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं। तो वो भी एक पार्ट है। मे बी जो और प्रिपरेशन नहीं कर रहे उनके लाइफ में वो चीज़ें लेट आ रही हैं, तो ये एट द एज ऑफ 20 to 30 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के में ये चीज़ की भी मैच्योरिटी आ जाती है। एंड नॉलेज तो एंडलेस नॉलेज है जो हम अबाउट आवर कंट्री, अबाउट इंटरनेशनल इश्यूज हम पढ़ते हैं, एंड वो हमारे साथ रहती है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, आपको इतना कुछ पता लग जाता है, आपकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है रिलेटेड टू थिंग्स। तो वो तो कभी आपसे कोई ले नहीं सकता। एंड एजुकेशन एंड नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर एंड द टूल, तो वो हमेशा इंसान के साथ रहता है। सर वो यूपीएससी तो नहीं रहा, लेकिन अब आगे जैसा आपने कहा यूपीएससी लाइफ नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे कुछ अच्छा करना है, तो अब क्या प्लान है सर करियर को लेके आपका?
अभी ऐसा है कि जैसे 2 मंथ्स हैव पास्ट जब से रिज़ल्ट आया, तो मैं ऑप्शंस ही देख रहा था एंड अभी मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करे हैं एंड उनकी तरफ मैं ट्राई करूँगा। जैसे देर आर एकेडमिक लाइन भी हैं कुछ एग्ज़ाम्स अगर बाहर के या इंडिया के, जैसे MBA की फ़ील्ड है, लॉ की फ़ील्ड है, जर्नलिज्म की फ़ील्ड है, इनकी तरफ अगर आई हैव टू मेक अ कोर्स ताकि मैं ट्रांजिशन कर पाऊँ, एक वो फील्ड है। देन देर इज़ ऐसा है कि एजुकेशन फील्ड में आई हैव गॉट मेनी रिस्पॉन्सेज एंड सब बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा बताइए, तो मैं उससे रिलेटेड भी फ्रीलांसिंग एक सोशल वे में, ताकि एजुकेशन और जो मेरी नॉलेज है सिर्फ मेरे तक ना रहे, वो उसके रिलेटेड जो मोटिवेशनल स्टफ़ है या उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े वे में स्प्रेड मैं कर सकूं जितना मैं कर सकता हूं। तो वो साइड बाय साइड करके आई विल ट्राई कि इसके बाद कुछ अच्छा करें। बट अभी ऐसा है कि विद टाइम इट विल कंसेप्चुलाइज। अगर किसी चीज़ के लिए 10 साल मेहनत करी थी और उसका रिजल्ट अब आया, तो अब ऐसा नहीं बोल सकता कि इसका रिजल्ट 1 महीने में आएगा, इसको भी टाइम लगेगा बिल्ड होने में। ग्रेजुअली चीज़ें बिल्ड होती हैं एंड उसकी तरफ एक्ट करूँगा डेली। सर ये 6 अटैम्प्ट था, इसमें आप कहाँ कहाँ तक पहुँचे थे, क्या क्या रहा, तो पूरा जर्नी बताइए यूपीएससी का। ऐसा था कि जब मैंने AIEEE के थ्रू मेरे को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, तो तब तक मेरा ऐसा कुछ नहीं था प्लान UPSC सिविल सर्विसेज, मुझे ऐसा सच पता भी नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। वहाँ जाके मेरे कुछ फ्रेंड्स बनते हैं जो सिविल सर्विसेज की उनको पहले से नॉलेज थी, उनको मैच्योरिटी थी इतनी, एंड वो फर्स्ट ईयर में ही प्रिपेयर करना थोड़ा स्टार्ट कर चुके थे। थोड़ा थोड़ा बेसिक्स जैसे होता है, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दी, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें जो मे बी UPSC में भी काम आएंगी और ज़िंदगी में ऐसे भी काम आती हैं। तो उन्होंने सेकेंड ईयर में जब हम आए तो फिर फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद एनहांस कोर्स स्टार्ट करा। एंड हमारे उधर ये था, एक माहौल सा था कि जिस साल कॉलेज पास आउट होएंगे उसी साल अटेम्प्ट देके सब चाहते होते थे कि क्लियर करना है। तो वहाँ से जर्नी में स्टार्ट आता है कि मैंने भी पहला अटेम्प्ट दिया, मेरा प्रीलिम क्लियर हुआ, तो मेंस में थोड़े मार्क्स से रह गया 6 to 7 मार्क्स। तो हमेशा से वो पुश रहा कि मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में 16, 17, 18 कॉन्जिक्यूटिव मेरे प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुए थे, बट मार्जिन ऑफ 4 to 5 मार्क्स था। तो हमेशा लगा कि यार मे बी प्रीलिम्स में होल्ड नहीं है, मेंस में होल्ड ठीक है। एंड तो मेंस एक बार देने की चाह थी, तो उसके कारण कंटिन्यू होता रहा। देन मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया, उसमें मैंने अपनी कमियां ढूंढी। प्रीलिम्स में क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हर बार आप जा रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो लूप होल्स रह रहे होंगे। तो उन लूप होल्स को मैंने फाइंड करा, उनको प्लग करा। नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्लियर होता है, 5th अटेम्प्ट में मेंस में देता हूँ, मेंस मेरा अच्छा जाता है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल, बट कॉल नहीं आती है। एंड उसके बाद जब मार्क्स कार्ड आता है तो मैं देखता हूँ कि मेरे एसए में मार्क्स काफ़ी कम थे, तो मुझे फिर से एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख गया। फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये सोचा कि एसए को इम्प्रूव करना, ऑप्शनल को करना है, वो स्ट्रेटेजाइज करा, उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट्स भी आई। मेरे मार्क्स में अराउंड 83 मार्क्स का जंप हुआ था, 710 से 793 इस बार एनहांस हुए। तो बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा पर्सनैलिटी टेस्ट में मार्क्स कम मिले और जो इश्यूज़ रहे तो उनके कारण मैं नहीं हो पाया क्लियर। तो ये ब्रॉडर वे में यही जर्नी रही। सर सिर्फ और सिर्फ 11 नंबर की वजह से छूट गए, वरना सर की यूपीएससी में इस बार सिलेक्शन हो जाती। सर ये जो जर्नी रही है काफ़ी फेल्योर रहा, उससे आपने सीखा और उसको इम्प्रूव किया, इस तरह से जर्नी आगे बढ़ती गई। आपके पास सर इतनी एक्सपर्टीज़ नॉलेज है कि आप एस्पिरेंट को ये भी बता सकते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम यूपीएससी की तैयारी करें, और वो गलतियां जो आपने की वो एस्पिरेंट ना करे। बिल्कुल, मैंने थोड़ा सा ऐसा करा था, मेरा एक ट्विटर स्पेस था, उस पर भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि ये चीज़ें करें। कोई भी अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है उसमें 1-on-1 इंटरेक्शन का भी मैकेनिज्म था, तो मैंने बताया था। और आपके चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स में बेसिक बुक्स ही पढ़नी है, NCERTs ही करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको समझ आता है कि पेपर का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अगर आप 2015-16 के पेपर देखेंगे तब अलग टाइप के आते थे, अब 20-21 का ट्रेंड थोड़ा अलग हो गया। तो आपको हमेशा टाइम के साथ अपडेट होना पड़ेगा, आपको टाइम का ट्रेंड देखना पड़ेगा। एंड प्रीलिम्स में हमेशा ये होता है कि देयर आर सर्टन बेसिक क्वेश्चन, 30 to 35 क्वेश्चंस होते हैं, वो उन्होंने डाले होते हैं कि जिनके कंसेप्ट्स क्लियर हैं वो कर लेंगे। उसमें आपकी एक्यूरेसी अगर 95% से ऊपर है तो आपका ब्राइटर चांस हो जाते हैं। अगर आप अपने ईजी क्वेश्चंस को गलत करके आ रहे हैं, सिली मिस्टेक्स या उसमें कंसेप्ट ठीक नहीं लगा रहे हैं, तो मार्क्स फिर कम रह जाएंगे। पूरे क्वेश्चंस किसी को भी नहीं आते, अगर हम कट ऑफ्स भी देखेंगे तो कट ऑफ्स 90 के अराउंड जा रही हैं जनरल की, तो इट मीन्स कि यू नीड टू क्लियर अराउंड 45 क्वेश्चंस। तो
उसके अकॉर्डिंग पेपर को करिए। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे वो ऑल ऑफ ए सडन पता नहीं कहाँ से आगे होंगे, अगर आप उनके पीछे भागेंगे, उनके लिए एक बुक्स पढ़ लेंगे तो वो स्ट्रैटेजी खराब होती है। ये प्रीलिम्स में है। मेंस में एक ही वे है कि आप आंसर्स लिखिए, आप क्वेश्चंस को एड्रेस करिए। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, अगर वो किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, आपको वही चीज़ एड्रेस करनी है। वो नहीं देखना चाहते आपको कितना आता है, वो ये देखना चाहते हैं आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं नहीं, तो उस क्वेश्चन को टैकल करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप अपने ऑप्शनल, आप जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखिए, किसी से रिव्यू करवाइए, अपने पीयर ग्रुप में रिव्यू करवाइए, कोई सिलेक्ट हो चुका है उनसे रिव्यू कराइए, क्योंकि 100% तो किसी को नहीं पता, बट देर इज सर्टन लाइन जो क्लियर कर रहे हैं, जो इंप्रूवमेंट्स ला रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पता है कि क्या लाइन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। एंड फिर पर्सनालिटी टेस्ट का रहता है। पर्सनालिटी टेस्ट में ऐसा है कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप एक दिन तो नहीं प्रिपेयर करेंगे। आपकी प्रिपरेशन की जर्नी, आपकी लाइफ की जर्नी, आपकी स्कूलिंग, उसके बाद आपका कॉलेज, उसके बाद आप अभी कैसे अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो सब आपकी पर्सनालिटी बनाता है। एंड इसमें एक मिसकंसेप्शन मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को किसी ने कमेंट्स करके पूछा था कि बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलूँगा कि ये नहीं है कि सिर्फ IITs वालों को ही वहाँ पे एक्नॉलेज करा जा रहा है। बैकग्राउंड्स का कोई रेलेवेंस इतना खास नहीं है। रेलेवेंस ये है कि आपको आपके बेसिस पे वैल्यूएट किया जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं किया जाए। तो कभी भी इस चीज़ से घबराना नहीं है। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिए, कोई कोर्स करिए, कोई कुछ करिए, तो उसके थ्रू आगे बढ़िए। सर इस बार आपको कैसा लग रहा था? क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट भी था और डू डाई वाली सिचुएशन थी, तो आप रिज़ल्ट को लेके कितने मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिज़ल्ट अच्छा होगा या फिर सिलेक्शन होगा? क्या चल रहा था आपके मन में? ऐसा था कि हाँ, जब जिस वक्त प्रीलिम्स देना था उससे पहले मैंने अच्छे तरीके से सोचा था कि इस साल अटेम्प्ट दूं या अभी कोई जॉब कर लूं या कुछ कर लूं। अभी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा तो नहीं चाहिए कहीं कि जल्दबाजी में दे दिया, क्योंकि एज तो मेरे पास थी। तो मैंने बट फाइंड करा कि मेंस में मेरे कुछ एरियाज़ हैं जो मुझे इम्प्रूव करने हैं और वो इम्प्रूव हो जाएंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स होते हैं। तो मुझे लगा कि ये डूएबल हैं और काफ़ी उससे पहले भी मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था उन पे। तो उनके बेसिस पे मैंने कॉल ले ली कि हाँ प्रीलिम्स देना है। अब जब प्रीलिम्स की कॉल ले ली कि देना है, उसके बाद मैंने लुक फॉरवर्ड नहीं करा था, क्योंकि जब प्रीलिम्स दे दिया है, प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, अब आप बैठ गए, अब आप बैटल फील्ड में आ चुके हैं, आपकी अटेम्प्ट लिखी जा चुकी है वहाँ पे। अब मेंस को जैसे मर्जी डू और डाई तरीके से इंप्रूव करिए, जितना मर्जी एफर्ट लगता है। देन उसके बाद इंटरव्यू के टाइम पे भी जितने आप मॉक्स दे सकते हैं, जितना आप उसको रिव्यू ले सकते हैं, अपना इंप्रूव कर सकते हैं जो भी इन सर्टन वे, तो वो सब करने का ट्राई करा था। एंड ऑप्टिमिस्टिक था कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। जब आपने एफर्ट करा हो, आपको एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, एंड देयर इज़ अ थ्योरी कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए टिल द टाइम फाइनल रिजल्ट कम। तो उस वे में मैं पॉजिटिव ही एक्ट करा था, बट चलो वो जो ऊपर वाले की मर्जी थी वो। ब्रॉडली मैं ये बोलूँगा, आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप करिए, आपका मन है, आपको करनी चाहिए। आपको लाइफ में वो चीज़ हमेशा करनी चाहिए, उसके लिए रिस्क भी लेना चाहिए जिसका आपको मन है। बट आपको अपने सर्कमस्टांसिस भी देखने हैं। आपको डीमोटिवेशन अगर आती है इसमें या कहीं भी लाइफ में, प्रोफेशनली, पर्सनली, तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स हमेशा याद रखने हैं कि हमें प्रेजेंट में जीना है। हमारे पास आज का ही दिन है जो हमारे पास है। हम ये नहीं सोच सकते कि 2 साल बाद मैं ये कर लूँगा, फिर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी। तो आपको प्रेजेंट में जीना शुरू करना है, प्रेजेंट की इम्प्रूवमेंट्स करनी है। कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे आप वॉक करिए, आप टाइमली उठिए, आप अपने आप की इनर कॉलिंग्स को चेक करिए। वो सब चीज़ों को आपको हमेशा चेक करते रहना, ताकि आप एक हैपनिंग और आप एक हैप्पी लाइफ जी सकें। बिकॉज एट द एंड व्हाट मैटर्स कि यू आर लिविंग इन अ गुड वे। वेदर आप इस प्रोसेस में बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, लाइफ इज़ जस्ट नॉट अबाउट एन एग्ज़ाम। ये सिर्फ बहुत ही छोटा सा पार्ट है हमारी लाइफ का, एंड इसको उतना ही रखना चाहिए। इसको हमें गॉडली फिगर नहीं बनाना है। तो यही मेरा सबको बोलना चाहूँगा मैं, कि अपना लाइफ को अच्छी तरीके से जिए एंड जस्ट लुक इट लाइक एन एग्ज़ाम ओनली। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त दिया। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक बहुत ही क्या कहें, मोटिवेशन वाला एक वीडियो, एक इंटरव्यू रहा है। ये काफ़ी बच्चे सीखे होंगे इससे, क्योंकि दोस्तों मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, लाइफ बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, UPSC लाइफ नहीं है। सर हार के भी जीत चुके हैं और ये बाजीगर हैं मेरे हिसाब से। और भगवान जो किस्मत में लिखता है, जब लिखता है तभी होता है। सर अभी भी पॉजिटिव हैं, अभी भी मोटिवेटेड हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि हमें इससे बेहतर करना है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा मौका आए, ऐसा मोड़ आए, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि जो आपको मिलनी है वो ज़रूर से मिलेगी।